नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज का प्रैक्टिस सेट एक है। ये प्रैक्टिस सेट ऐसे नहीं कि आप लगा लो और बस होगी तैयारी, नहीं। ये प्रैक्टिस सेट उस इसलिए है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ें और आपकी थिंकिंग कैसे इनेबल होगी, आप किस तरह से और क्वेश्चंस जो हैं खुद से डेवलप करके और खुद से याद कर सकते हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज में क्या क्या पूछा जाता है। तो वो एक हम एक आइडिया है, जो एक आइडिया हम लेके आए हैं इसमें कि किस तरह से पढ़ेंगे। तो बस ऐसे क्वेश्चंस हैं, उनके आधार पर आपको पढ़ना होगा और ऐसे ही क्वेश्चन हम लेके आते रहेंगे और लेके आए भी हैं। दो हमने प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और आपने आपको उसमें भी बताया कि आपको किस तरह से पढ़ना है। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम्स हो, पीएससी वाला छोड़ के, यूपी पीएससी वाला छोड़ के बाकी सब एग्जाम जो है इसमें कवर किए गए हैं। उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। केवल जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चंस हैं। तो जानिए किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह से आप तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं एग्जाम नर्ड यूट्यूब चैनल पर। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। भारत का सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? कि भारत में रबड़ सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो वो होता है केरल में। अब हम बात कर रहे हैं गेहूं की, चीनी की, तो ये सब कहाँ पर होते हैं? तो ये भी आपको पता रहने चाहिए ना कि भारत में मान लीजिए भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम राज्य है, ठीक है। और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में दूध होता है। गी- चीनी मिल जो है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। तो हमें ये चीजें जाननी होंगी, गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है और उत्तर प्रदेश किन 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 उत्पादन में अग्रणी है, मतलब आगे है। तो ये सब चीजें हमें जरूरी पता होनी चाहिए। जिस स्टेट की हम तैयारी कर रहे हैं, जिस स्टेट के एग्जाम की, तो उसके बारे में तो अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि वो किस चीज में आगे है, किस चीज में पीछे है, उसकी लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर क्या है। तो ये सब हमें पता रहना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अब देखिए, अब आ जाते हैं भारत पर। भारत में हम रहते हैं, तो भारत के कौन कौन से पड़ोसी किधर किधर रहते हैं और क्या क्या, मतलब हमारी कौन सा जो राज्य का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उससे सीमा लगती है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें जो समुद्री हमारे जो पड़ोसी हैं, तो वो किधर किधर से क्या क्या, मतलब कौन कौन सा स्टेट है। जैसे तमिलनाडु में मतलब कौन सा स्टेट है वो, जो लास्ट में आता है ना, मतलब बिल्कुल उसका पड़ोसी है, ऐसे समझेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम पढ़ेंगे। अब आदम का पुल यहाँ पर पूछा है। तो आदम का पुल जो है वो किन दो देशों के मध्य है ना? एक पुल है जो दो देशों के बीच है, तो वो कौन सा है? भारत और श्रीलंका। देखो, अंग्रेज राम को आदम कहते हैं, है ना। राम को वो लोग एडम कहते हैं, एडम, ठीक। और सीता को वो ईव बोलते हैं, है ना। क्योंकि बाइबल में एडम और ईव है और हमारी रामायण में राम और सीता। ठीक है, तो राम का पुल हमने जाना, हमको जानना है। और राम का पुल, पुल मतलब सेतु। तो राम सेतु के बारे में पूछा है। राम सेतु कहाँ पर बना था? भारत और लंका के बीच, श्रीलंका के बीच। तभी तो गई थी कि लंका में आग लगाने, ठीक। ये सब। अब सलाल परियोजना, ये क्या है? मतलब नदियों पर जो डैम लगाए जाते हैं, वो पावर जैसे जो बिजली से, जो वो पानी से जो बिजली बनती है ना, वो परियोजना, वो जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ कहाँ किस किस नदी पर है। तो ये भी हमें पता रहना चाहिए कि बिजली जो पानी में जो आती है जैसे डैम वगैरह से, तो वो कैसे आती है ना। और कौन कौन से डैम है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर जो होती है ना, तो वो वाले डैम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो वो चिनाब नदी पर है ये, ठीक है, सलल परियोजना। ठीक है, और किस राज्य में है ये भी पता रहना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। भारत में ब्रिटिश ने, मतलब जो अंग्रेज थे, यूरोपीय लोग थे, तो उन्होंने 200-250 साल राज्य किया, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि सबसे पहले किसने किया, सबसे पहले आया कौन। ठीक है, ये भी हमें पता रहना जरूरी है। तो सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आया था, वो पुर्तगाली था एक, ठीक है। अब वो आया कब था? 1498, 1498 में, ठीक है। लेकिन अब ये कहाँ आया था, ये हमें पता रहना चाहिए कि कहाँ पर आया था। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आप थोड़ी सी थिंकिंग इनेबल करेंगे अपनी और मुझे बताएंगे, ठीक है। और फिर पुर्तगाल के बाद आप आपके माइंड में ये क्लिक हो जाना चाहिए कि भारत में सबसे पहले फैक्ट्री और कहाँ पर की थी और किस देश ने की थी स्थापित, ठीक है। तो ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं नॉर्मली, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में जैसे भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बात हो रही है इस क्वेश्चन में। तो हमें प्रधानमंत्री, पीएम और सीएम राज्यों के, ठीक है, कैसे अपॉइंट होते हैं, उनका निर्वाचन किस तरह से होता है, चुनाव उनका, तो ये सब हमें जरूरी है। और राष्ट्रपति,
राष्ट्रपति का चुनाव भी किस टाइप से होता है, तो ये भी हमें जरूरी है। इस क्वेश्चन का आंसर है विधान परिषद भाग नहीं लेती है, लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा भाग लेती है। विधानसभा राज्यों की और लोकसभा राज्यसभा भी भाग लेती है। ठीक, तो ये बात हमें क्लियर, और ये बात पता रहनी चाहिए कि प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है। अभी जो फिलहाल जो चुनाव हो रहा है वो हो रहा है विधानसभा चुनाव। किन किन राज्यों में? 5 राज्यों में। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यूके इंडिया यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि यूके से यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना, ठीक है, और मणिपुर, और पंजाब, और एक और कौन सा, गोवा। ठीक, इतनी जगह चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में श्वेत क्रांति, जितनी भी क्रांतियां हुई हैं उनके बारे में जरूरी है जानना। श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, जिस तरह से भी जो भी क्रांतियां हुई हैं उनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में, है ना, कि दुग्ध उत्पादन के लिए अब ये श्वेत क्रांति थी, तो ये इसके जनक कौन है? वर्गीज कुरियन जी, ये अमूल के फाउंडर भी हैं। ठीक है, अमूल। ठीक है, अमूल जो है वो कहाँ की कंपनी है? गुजरात। ठीक है, आनंद डिस्ट्रिक्ट में है इसका हेडक्वार्टर, आनंद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता रहनी चाहिए। आगे बात करेंगे, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? ये सार्क है क्या? ये देखो, इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन, मतलब जो साउथ एशिया है कि उसका संघ है एक। रीजनल कॉरपोरेशन, जो क्षेत्रीय कॉपरेशन, कॉपरेशन करना, जैसे एक दूसरे को, मान लीजिए हम गांव में रहते हैं, ठीक है, एक गांव, दो गांव, तीन गांव, चार गांव, ये मिलके जैसे कोई भी अगर हमारी समस्या है उससे सुलझने के लिए हमने एक ग्रुप बना लिया गांव का। देखो ये सारे, ये गांव का पूरा ग्रुप आ गया, और ये एक दूसरे में मतलब आपस में कोऑपरेशन करके और किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक ये सार्क है। साउथ एशिया के जो भी नेशंस हैं 8, तो वो होते हैं, तो वो आके मिलके और कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बस ऐसा ही है एक, है ना, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो इस तरह से है ये। ठीक है, तो सार्क, अब इसका सचिवालय पूछा है कहाँ पर है। पहले हमें ये पता रहना चाहिए कि इसकी स्थापना हुई कहाँ थी, है ना, स्थापना कहाँ हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और इसमें कौन कौन से जो देश हैं वो सम्मिलित हैं। तो ये काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और जो देश है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये इतने 8 राज्य हैं, 8 देश हैं जो कि इसमें इसके सदस्य हैं। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी ढाका में। ठीक है, ढाका में हुई थी, बांग्लादेश। ठीक है, और 1985 में हुई थी, 1985 में। ठीक, ये बात पता रहनी चाहिए। चलिए बात करते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती? उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश के जो जिस राज्य, जैसे कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनका, उसकी सीमा कौन कौन से राज्य से लगती है? कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट तो नहीं कि मतलब, या फिर कोई ऐसी है मतलब डिस्ट्रिक्ट जिसमें, जिसका जो बाउंड्री है वो कोई दूसरे देश से लगती हो, इंटरनेशनल बाउंड्री हो? हाँ जी है। तो ऐसे हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के जो कि जिनकी सीमा नेपाल से लगती है। नेपाल एक दूसरा देश है। ठीक है, अब ये कौन कौन से हैं, ये देखो, ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बलिया। बलिया की सीमा नेपाल से नहीं लगती, बाकी पीलीभीत की लगती है, बहराइच की लगती है, और महाराजगंज की भी लगती है। ठीक है, तो इस तरह से हम याद रखेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो सारे हमें ये पता रहना चाहिए कि, अब ऐसे अभी मैं आपसे पूछ लूँ कि सोनभद्र, सोनभद्र एक जिला है उत्तर प्रदेश में, तो इसकी सीमा किन किन राज्यों से लगती है? तो ये भी हमें ज़रूरी है। ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उसकी सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों से लगती है? तो ये भी हमें इम्पोर्टेंट हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हम जिस जगह रहते हैं उसके बारे में हमें काफ़ी चीज़ें पता रहनी चाहिए, बस यही एग्जाम में पूछा जाता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछी जाती। अब आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है भूटान। यहाँ पे आए दिन तूफान आते रहते हैं, मतलब ऐसे तो भूकंप वगैरह आते रहते हैं, तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट इसको बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे नेपाल को, नेपाल का कोई दूसरा नाम, है ना, ऐसे ही कि मतलब वो किस चीज वजह, इस किस चीज की वजह से फेमस है? बांग्लादेश किस चीज की वजह से फेमस है? कोई कहीं बांग्लादेश का कोई दूसरा नाम तो नहीं? मतलब कोई जैसे निकनेम जो होते हैं ना, जैसे आपके घर में कोई, तो मैं दोस्त कोई और कुछ नाम से बुलाते होंगे, घर में कोई और नाम से बुलाते होंगे, आपके आधार कार्ड में कोई और नाम होगा, ऐसे होते हैं ना, तो बस ऐसे ही कि मतलब उनकी जो क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग नाम रख लेते हैं। सिंपल, ये हमें पता रहना चाहिए। देखो हमारा पड़ोसी ही है भूटान। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं।
गारो और खासी जनजातियां, तो जनजातियों की बात हो रही है, तो भारत में कितनी जनजातियां हैं, तो ये हमें पता रहना चाहिए। ये जनजातियां एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ट्राइब्स बोलते हैं इनको इंग्लिश में। तो अब ये जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश की भी हमें ज़रूरी है याद रखना कि कितनी जनजातियां हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये गारो और खासी है। तो ये गारो और खासी हिल्स भी हैं, देखो मेघालय में। ठीक है, तो गारो और खासी ये जो हिल्स हैं, तो यहाँ पर जो मेघालय में ये जनजाति निवास करती हैं, तो मेघालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उत्तर प्रदेश की जनजातियां भी पता रहना चाहिए, अगर एग्जाम में पूछ लिया गया तो हमें जरूरी है, पक्का पूछा जाता है ये चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी कार्यों में हिंदी का उपयोग किस वर्ष करने के लिए, किस वर्ष का मतलब इसको कानूनी रूप से बाध्यकारी कर बना दिया कि अब कोई भी अगर काम होगा कानूनी तो वो हिंदी में होगा उत्तर प्रदेश में। तो वो राजभाषा अधिनियम 1951 के अंतर्गत, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम के अकॉर्डिंग, तो कोई भी काम होगा कानूनी काम तो वो होगा 1951 में। ठीक है, अब 1989 में क्या हुआ, 1989 में क्या हुआ था, उर्दू को अतिरिक्त भाषा, अतिरिक्त भाषा के रूप में बता दिया गया कि अतिरिक्त भाषा जो होगी हमारे उत्तर प्रदेश की वो उर्दू होगी 1989 में। ठीक है, राजभाषा जो है संशोधन अधिनियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य शैली असम से संबंधित है। अब लोक नृत्य हमारे उत्तर प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं। ठीक है, जैसे कथक होते हैं, कथक। ठीक, कथकली कहाँ का है ना, तो ये सब पता रहना चाहिए कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन से नृत्य होते हैं, ये हमारी संस्कृति है। हमें अपनी संस्कृति के बारे में पता रहना चाहिए भाई, किसी दूसरे देश की नहीं, बस अपने देश की ही याद रख लो ना, तब भी आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो, क्योंकि पूछा जाता है तो भारत के बारे में ही पूछा जाता है, क्योंकि ये वनडे एग्जाम्स हैं। इसमें ऐसा तो नहीं पूछेंगे कि आपको यूपीएससी का अगर कोई आईएएस वगैरह का क्वेश्चन रख दिया है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री या फिर वो वर्ल्ड का कल्चर नहीं पूछेंगे, पूछेंगे भारत का ही। तो भारत के राज्यों में कौन कौन से डांस होते हैं ये पता रहना चाहिए हमें। ठीक है, तो फोक डांस और क्लासिकल डांस ये हमें पता रहना चाहिए। तो ये बिहू है ना, कथकली कहाँ का है, नौटंकी यूपी का है। ठीक, तो ऐसे करके हमें याद रखने हैं। ठीक है, आपको बताना है गरबा कहाँ का है, गरबा कहाँ का है ये बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के सारे आप याद कर लीजिए ताकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे ये। अच्छा, अब है फेस्टिवल्स। हमारे भारत में भी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं जगह जगह, जैसे मैसूर में भी काफ़ी मनाए जाते हैं, केरल साउथ में काफ़ी मनाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी, हमारे यूपी में भी बहुत सारे मनाए जाते हैं। और पूरी साल त्योहारों में ही निकल जाता है मोस्टली, सच बताएं तो कोई ना कोई त्योहार होता ही है ना। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, इसको त्योहारों का त्योहार भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्योहारों का त्योहार, त्योहारों का त्योहार भी इसको बोला जाता है। तो ये कहाँ पर मनाया जाता है, नागालैंड में। ठीक है, अच्छा एक एक टाइप के और क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भाई ये बताइए ये त्योहार कौन कौन सी जनजातियां मनाती है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, कि ये त्योहार हम तो नहीं मनाते भाई, ये लोग मनाते हैं, जैसे सिख लोग मनाते हैं लोहड़ी, ऐसे करके। ठीक, अब बात करेंगे मेखला चादर। अब ये भी जरूरी है कि भाई हम तो भारत के हैं और कुर्ता पजामा पहनते हैं, है ना। हम वेस्टर्न भी पहन लेते हैं जीन्स वगैरह, लेकिन भारत की पोशाक क्या है, उत्तर प्रदेश में कैसा पहनावा होता है। ठीक है, तो जगह जगह पर अलग अलग पहनावा होता है, जैसे मेखला चादर है ना, मेखला चादर वहां पर बोलते हैं, तो महिलाएं पहनती हैं इसको। पारंपरिक पोशाक है, शुरू से पहनते आ रहे हैं लोग। तो ये कहाँ पर पहनी जाती है, असम में, असम में महिलाएं पहनती हैं मेखला चादर। ठीक है, ये चीज। अब आगे बात करेंगे कि प्रसिद्ध गीतकार संगीतकार अरविंद पारे किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। अब संगीतकार म्यूजिशियन मतलब कौन कौन सा वो बजाते थे इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो वो सितार बजाते थे। हमें ये भी पता रहना चाहिए कि तबला कौन अच्छा बजाता था, जाकिर हुसैन जी सबसे अच्छा तबला बजाते थे। ठीक है, और भी थे। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि तबला वादक कौन से हैं, प्रसिद्ध तबला वादक बताइए इनमें से, है ना। बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया जी। ठीक है, ऐसे ही शहनाई बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान। तो ये हमें जरूरी है कि मतलब कौन अच्छे शहनाई वादक थे, कौन अच्छा बांसुरी बजा लेते थे, वो फेमस थे, है ना। तो सितार का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरविंद पारेख जी सितार वादक थे। ठीक, चलिए
आगे बात करेंगे आर्यों की विस्तृत जानकारी। हमें अपनी हिस्ट्री पता रहना चाहिए, है ना, कि शुरू की जो वैदिक हिस्ट्री है, एंशंट हिस्ट्री में आता है ये मतलब कौन कौन से वेद थे, वेद पुराण पुराण की जानकारी होनी चाहिए, कि मतलब इतना तो पता रहना चाहिए कि कितने हमारे वेद हैं और कौन से वेद में क्या जानकारी है। तो भाई ऋग्वेद में आर्यों की विस्तृत जानकारी दी गई है ना। अब इनके बारे में आप जान लीजिए कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। बस ये चीजें पूछी जाती है, कुछ भी। अच्छा, अभी तक जो मैंने इतना बताया, इसमें कुछ ऐसा है कि भाई जो हमें नहीं पता रहना चाहिए, और नॉर्मली एक इंसान को पता रहना चाहिए अगर वो हमारे भारत का नागरिक है, तो उसको ये चीजें पता रहनी चाहिए कि कौन सी इधर क्या चीज है। अगर हम ऐसे ही रहे एकदम चुप की तरह के, मतलब अरे हमें क्या लेना देना, तो भाई एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई हम जिस राज्य में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पता रहना चाहिए। अब बात आती है कि ये सौरमंडल वाला क्वेश्चन है। अब ये हमें क्यों जरूरी है भाई, हम जहाँ पर रह रहे हैं जिस पृथ्वी पर, उसकी जानकारी इम्पोर्टेंट है ना। उत्तर प्रदेश, जैसे हमारी पृथ्वी पर अब ये मतलब कितने महाद्वीप हैं, कितने वो हैं। अच्छा, हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, तो और भी कोई ग्रह है क्या? अगर है तो क्या हमारी पृथ्वी सबसे बड़ी है? ये बातें हमारे मन में खटकनी चाहिए। एग्जाम अगर क्वालिफाई करना है तो ये चीजें हमारे मन में होनी चाहिए कि अब ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है। अब ये सौर मंडल ही क्या है ना। मान लीजिए, अब बोलते हैं ना तुम्हारी मित्र मंडली कुछ अच्छी नहीं है। मंडल मतलब ग्रुप, है ना। तो मित्र, मित्रों का ग्रुप। ऐसी सूरज जो है, सूरज के जो ग्रह वगैरह हैं वो मिलके एक वो बना लेते हैं परिवार, एक मंडल ग्रुप बना लेते हैं, तो उसको सौर मंडल बोलते हैं। सौर से सूर्य, मंडल से ग्रुप, सिंपल। तो प्लैनेट्स वगैरह और ये जो सन है वो मिला के और ये सौर मंडल बन जाता है। अच्छा, इसमें ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा बृहस्पति हो जाएगा। अच्छा, और कौन से ग्रह हैं कि बृहस्पति से छोटा पूछ लिया तो अब वो कहाँ से याद करेंगे, तो देखो ये रहे जुपिटर, सैटर्न, शनि बोलते हैं इसको, यूरेनस, नेपच्यून, और ये हमारी पृथ्वी, ये पांचवी सबसे बड़ी है। पांचवी सबसे बड़ी सबसे बड़ा ग्रह है ये पृथ्वी हमारी, ठीक है। तो ये पता रहना चाहिए। सबसे छोटा मरकरी है ना, तो ये पूछ लेते हैं। अब अच्छा, सन है हमारा, ठीक है, और सन के 1 2 3 4 5 6 7 8, अब देखो हमारी पृथ्वी यहाँ आती है, तो ये जो है आ, यहाँ पे कौन सा ग्रह आता है, मतलब अब अगर हम पूछ लें, अब वहाँ पे एग्जाम में पूछ लिया गया कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो ये चीजें भी हमें याद रखनी होंगी। ठीक है, ये सिंपल 6 7 8 में पूछी जाती है, शुरू में ही कक्षा 6 7 क्लासों में ये चीज आती है, और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि बच्चे सोचते हैं पता नहीं क्या आएगा, और पूछते हैं बेसिक चीजें, जो नॉलेज इतनी तो होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। अब अभी देखो इलेक्शन चल रहा है, तो इलेक्शन के लिए, जैसे वोट डालने के लिए और वोट के लिए कि आपका वोट बहुमूल्य है, इसके लिए हमें ये जानकारी, अवेयरनेस फैलाने के लिए एक दिवस बता दिया गया कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। तो ये अब इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो 25 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय नेशनल वोटर डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और उसकी हर साल एक थीम भी रखी जाती है। उस पे उसके बारे में हमें बता रखते हैं कि मतलब हमें ये चीज़ें जरूरी होनी चाहिए। हमारा इस बार की थीम है मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। ठीक है, तो ये थीम एग्जाम में पूछ ली जाती है कि इस साल की आप थीम बताइए, है ना। तो 2022 की ये है, ठीक। और पिछली साल की भी याद रख लीजिएगा, कोई पता नहीं है कि पिछली साल की पूछ ली, इस साल की मोस्टली लोगों को पता है, तो प्रीवियस ईयर की और करंट ईयर की, इनकी याद रखेंगे हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक, पुस्तक, ये अगर आपने साइंस पढ़ी होगी तो उसमें पूछा जाता है। 6 7 8 तक अगर आपने साइंस पढ़ी होगी अपनी कक्षाओं में, तो ये जरूर बताया गया होगा कि ये जो बुक है वो किसने लिखी। वो लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने। आपने जेनेटिक्स अगर पढ़ी होगी तो, ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन। तो ये कुछ पुस्तकें हैं जो साइंस की हैं, वो हमें याद रखनी है, छोटी मोटी पुस्तकें, ठीक। बात करते हैं आगे, मोहिनीअट्टम नृत्य। अच्छा, अब नृत्य की अभी मैंने बात करी थी, असम का बिहू। अब ये अब दूसरे राज्य का पूछ लिया, कुछ नहीं, तो ये तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु में मोहिनीअट्टम नृत्य होता है, सिंपल। आगे ये देखो, ये नर्तकी की, ये डांस कर रही हैं, सिंपल। आगे ज्ञानपीठ पुरस्कार, अब पुरस्कार भी दिए जाते हैं। भारत रत्न हमको पता है, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, ये तो पता है। और भी तो पुरस्कार होते हैं, उनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर, तो भारत में लिटरेचर के लिए कौन सा दिया जाता है, साहित्य के लिए, तो वो दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये साहित्य से संबंधित है ना। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं।
आगे बात करते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसको एशिया का नोबेल बोलते हैं, एशिया का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो ये कौन से ऐसे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे उनके नाम पर ये रखा गया है, और ये कहाँ का है, बात करेंगे कहाँ मिलता है ये, मतलब कौन से एशियाई देश में ये प्रदान किया जाता है। तो ये फिलीपींस के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, वो लोगों के लिए, जो गरीब थे उनके लिए काफ़ी कुछ करते थे। तो वो उनकी जब वो उनकी डेथ हुई थी, तो तभी 1957 में रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन की शुरुआत हुई। ठीक है, और फिर अवार्ड शुरू किए गए। ठीक है, जो ऐसा इन्हीं के जैसी मति जिनकी है ना, अ, इन्हीं के जैसा एकदम आइडियोलॉजी जिनकी है, और जो गरीबों के लिए, जिनका कोई सुनता नहीं, डिप्रेस्ड वगैरह जो हैं, उनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाले जो होते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। हमारे भारत में भी दिया जाता है, भारत के लोगों को भी दिया गया है। जैसे सबसे पहले किसको दिया गया ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और रिसेंटली दिया गया था भारत को रवीश कुमार जी को 2019 में। ठीक है, जो पत्रकार है, ठीक, उनको दिया गया था 31 अगस्त 1958 को। सबसे पहले पांच देशों के लोगों को मिला था। ठीक है, तो इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, श्रीलंका, ठीक, और इंडिया। तो इंडिया में सबसे पहले किसको मिला था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, हम नोबेल की जानकारी रखते हैं, इसकी भी हमें जानकारी रखनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं मुद्राएं। हमारे भारत में चलती है रुपया, लेकिन रूबल कहाँ की है, वो है रूस की। जापान की क्या है, येन। ठीक है, और चीन की और इंग्लैंड की आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, सिंपल सिंपल चीजें हैं। मान लीजिए आप चीन में पहुंच गए और आप दिखा रहे हो, लो 5 रुपए, हमें टॉफी दे दो या फिर हमें चाय पिला दो। वो बोलेंगे नहीं, हम ये नहीं लेते हैं, हम लेते हैं रेन मिम्बी, चीन की रेन मिम्बी है। तो बस हमें अब अगर हम मान लीजिए चले गए जापान में, हमें जापान की पता ही नहीं है, तो वहां पे हम कन्वर्ट कैसे कराएंगे, तो ये चीजें हमें पता रखनी चाहिए, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये है रूबल, रूस की मुद्रा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के दरबार में आने वाला चीनी यात्री कौन था। तो हर्षवर्धन का ये 7वीं जो थी सदी, तब तब की बात है। तो कौन सा था जो चीनी यात्री आया था हर्षवर्धन के दरबार में, तो ह्वेन सांग। तो ये ट्रेवलर था, एक ट्रेवलर। ठीक है, यात्री जिसको बोलेंगे हम हिंदी में। तो ये आया था, इसने यात्रा के बारे में बताया कैसी थी। तो इसकी एक पुस्तक भी है, सी यू की। ठीक है, इसमें बताया है कि भारत में मतलब हर्षवर्धन का राज कैसा था, ऐसे करके। मतलब अभी जो बात कर रहे हैं, अब इसका जो मॉडर्न वर्जन है, अब लोग बताते हैं भाई, अब आप वीलॉग देखते हैं ना, व्लॉग, वीलॉग, है ना, यूट्यूब पर देखते होंगे। अब तो मैं आ गया हूँ आज दुबई में, तो दुबई में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, हम रास्ते में गए थे, ऐसा ऐसा हुआ था। ये मॉडर्न वर्जन है उनका। जो यात्री पहले थे वो किताबें लिखते थे, आज ये यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, तो बस ये है, हमें हिस्ट्री के बारे में पता रहना चाहिए कि हमारे भारत के में कौन कौन से लोग आए, वो भारत के बारे में क्या सोचते हैं। और पड़ोसी तो था भाई चीन। चलिए बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश जहाँ हम रहते हैं उसका दिवस भी मनाया जाता है, ये आपको पता चलेगा। अच्छा, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 1950, है ना। इसका नाम पहले था यूनाइटेड प्रोविंस, है ना, यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, फिर इसका नाम बदलकर आज ही के दिन, मतलब 24 जनवरी 1950 को इसका नाम यूपी, उत्तर प्रदेश रखा गया, और इसका फाउंडेशन भी हुआ था। तो देखो, ये जो है हमारे 27वें गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, इन्होंने उत्तर प्रदेश दिवस की शुरुआत करी कि 2017 से आई थिंक, तो इन्होंने किया था कि उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 27वें गवर्नर थे भारत के, राम नाईक जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी, ये क्वेश्चंस कैसे थे, और आई होप कि आप इस तरह से एग्ज़ाम में तैयारी करेंगे ताकि आप अच्छे से स्कोर कर सकें, और बिल्कुल भी नहीं डरेंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। एक और हमारा पोर्शन बच जाता है, वो है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स तो हमें जो एग्ज़ाम होता है उससे 3 से 6 महीने पहले तक कि आप अच्छे से करके जाइएगा, और काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी उसका। ठीक है, धन्यवाद, पढ़ते रहिएगा। आपको इस वीडियो की पीडीएफ जो मिलेगी वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। वो टेलीग्राम चैनल ये है, ठीक है, एग्जाम नर्ड, आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा।
और वहाँ से आप ये पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट में, आपको बताएंगे कि और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऐसे ही हम प्रैक्टिस सेट चलाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन वीडियोस देखने के बाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तभी कर लीजिए, अगर नहीं तो कोई बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं।